और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक तिवारी। दीपक, सवाल यहां पर बना हुआ है, 4 दिन बीत गए हैं, आज सफाई भी दी है सरकार ने, लेकिन बावजूद इसके गतिरोध कायम है। आज फिर सदन में हंगामा हुआ है। आखिर ये हंगामा क्या किसी समस्या का हल है? नहीं, देखिए आशीष, जो बात कल भी उठी थी लगातार कि 4 दिनों से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है और निश्चित तौर पर हंगामा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे हम देख भी नहीं, लगातार पहले दिन हंगामा हुआ, अगर वाकई में हंगामा अगर किसी समस्या का समाधान होता तो शायद 4 दिनों तक ये स्थिति नहीं रही होती और अभी तक इसका समाधान निकल गया होता। लेकिन जिस तरीके से 4 दिन लगातार हंगामा हुआ, उसको देखते हुए फिलहाल तो नहीं लगता कि इसी हंगामे से कोई समाधान निकलने वाला है। और निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब कांग्रेस बहस के लिए तैयार है तो निश्चित तौर पर भाजपा बहस के लिए क्यों नहीं तैयार है, क्यों नहीं वो बहस में हिस्सा ले रही, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। हालांकि भाजपा ने साफ तौर पर यही कहा है कि अपनी लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाएंगे। और जिस तरीके से आज का घटनाक्रम रहा है, सोमवार तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि जो गतिरोध बना हुआ है, जो लगातार हंगामा हो रहा है, इस पर एक राय वहां पर बनाई जा सके और बीजेपी वहां पर बहस में हिस्सा ले और सदन का इस तरीके से सदन में हंगामा ना करे, जिसकी वजह से जो लोगों का लाखों करोड़ रुपए पर एक घंटे में, एक मिनट में वहां पर लाखों रुपए खर्च होता है सदन की कार्रवाई में, वो पैसा कम से कम वहां पर बर्बाद ना हो और कई जरूरी विधेयक वहां पर पेश किए जाए। तो निश्चित तौर पर हंगामा तो उसका समाधान नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर बैठ के इस पर बात हो सकती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी भी हुआ है, भाजपा ने कांग्रेस से बात करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन कांग्रेस लगातार भाजपा के संपर्क में है। कल सुशील कुमार शिंदे ने सुषमा स्वराज से बात की थी, आज भी कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई थी भाजपा नेताओं से बात की जाए ताकि इस गतिरोध को समाप्त किया जाए और संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। खंडूरी जी मेरे साथ यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी, में खंडूरी से संबंध थोड़ा बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से खंडूरी जी लगातार आज चौथा दिन है, चौथे दिन फिर हंगामा। हालांकि सुबह यूपीए सरकार के लिए अच्छा दिन था, चिदंबरम को वहां से जब क्लीन चिट मिल गई, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई वहां पर फिर से हंगामा हुआ। 4 दिन लगातार हंगामा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में हंगामा किसी चीज का समाधान हो सकता है? और वाकई में हंगामा नहीं है तो क्या ऐसा रास्ता कोई बीजेपी कोई अख्तियार कर सकती है या कांग्रेस कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर सकती है जिसको लेके कम से कम वहां पर पटरी पे सारी चीजें आ पाए? देखिए दीपक, ये जो विपक्ष है, ये परंपरा बन गई है कि विपक्ष को पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो वो हंगामा करता है, वो सदन की कार्रवाई को भंग करता है, वो कोशिश करता है कि लोगों का ध्यान जाए, ये अखबार की पहले पन्ने की खबर बने कि सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई। तो सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई तो फिर जो पढ़ने वाला पाठक है वही सोचेगा क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत खराब रास्ता है। ये आसान रास्ता भी है बहस से बचने का। बहस होनी चाहिए, बहस में जो कुछ देखो, जो भी किसी भी चीज़ का समाधान है वो संवाद से ही निकलेगा। अगर संवाद नहीं होगा तो फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी। और जहां तक बात है कि भाजपा को ये लगता है, खासतौर पर भाजपा को ये लगता है कि कांग्रेस क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में काफी जगह से घिरी हुई है, कई ऐसे मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है और वो चाहती है कि बस ये आखिरी मौका उसके पास है, वो किसी तरह से कांग्रेस को धक्का दे दे और उसको अंदर चली जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आज चिदंबरम के को लेकर एक फैसला अदालत का आया है, तो इसने काफी कुछ कांग्रेस का मनोबल को मतलब मजबूती दी है और यही एक कारण है जिसके कारण कांग्रेस आज बहस करने के लिए तैयार है। वो कह रही है कि चर्चा करने के लिए तैयार है हम, और इसमें फिर बीजेपी को थोड़ा सा अपना सॉफ्ट कॉर्नर, थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए और उसको आगे आना चाहिए। और मेरे को लगता है कि संवाद के बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। दीपक, एक सवाल आपके जरिए खंडूरी जी से पूछना चाहूंगा। खंडूरी जी ने भी इसका जिक्र किया है, बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, क्या हम ये मान लें कि जो पिछले दिनों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, पहले अन्ना टीम ने किया, अन्ना हजारे ने किया, उसके बाद बाबा रामदेव ने भी आंदोलन किया, क्या बीजेपी इन तमाम आंदोलनों का सियासी फायदा लेने की कोशिश में है? क्या उसे यह लग रहा है कि इस वक्त देश में सरकार के विरोध में एक लहर चल रही है, लिहाजा अगर वो इस तरीके का दबाव बनाती है, विरोध का ये रास्ता अगर अख्तियार करती है, तो यहां पर उसकी जीत हो सकती है? क्या आपके जरिए खंडूरी जी से, राकेश खंडूरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे जानना चाहूंगा, उन्होंने तमाम सियासी पैतरों को देखा है, क्या लगता है ये कोशिश है बीजेपी की? नहीं, निश्चित तौर पर आशीष, जिस तरह का माहौल लगातार पिछले कुछ दिनों में बना है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार लगातार सरकार के खिलाफ माहौल बना है, टीम अन्ना ने वहां पर आंदोलन किया था, उसके बाद बाबा रामदेव ने आंदोलन किया और जिस तरीके से लगातार लोगों का बड़ा भारी जन समर्थन इन आंदोलन को मिला है, लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया, तो उससे कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ थी कि भ्रष्टाचार से लोग यहाँ पर त्रस्त है। और जिस तरीके से अभी उसके तुरंत बाद एक मुद्दा उठता है, सीएजी की रिपोर्ट आज सुबह में आती है, वहां पर यह बात आती है कि 1,86,000 करोड़ का वहां पर घोटाला हुआ है, जो पैसा सरकारी खजाने में आना चाहिए था, जनता का गाड़ी कमाई का, वो पैसा निजी कंपनियों की जेब में चले गया।
तो निश्चित तौर पर भाजपा को शायद बिल्कुल सही आपने यहाँ पर प्रश्न किया कि भाजपा को ये लगता होगा कि शायद एक आखिरी मौका उसके पास है, 20 महीने यहाँ पर बचे हैं आम चुनाव होने में, तो ऐसी स्थिति में एक बढ़त यहाँ पर हासिल कर ली जाए। तो मैं खंडूरी जी से इसी पर बात करूंगा। खंडूरी जी, क्या लगता है भाजपा इन आंदोलनों का फायदा उठाना चाहती है? शायद इसी वजह से भाजपा इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ज्यादा उछाल रही है, ज्यादा तूल दे रही है। भाजपा को लगता है कि शायद आखिरी मौका उसके पास है सरकार के खिलाफ। निश्चित तौर पर उसको लगता है कि देखिए माहौल भी इस तरह का बना हुआ है, अगर पूरे देश में अगर आप देख लें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के खिलाफ ये माहौल बना हुआ है, और इस माहौल को कांग्रेस जितनी भी गैर कांग्रेस पार्टियां हैं वो इसको भुना लेना चाहती हैं। पार्टियां ही नहीं, कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो खुद जो अन्ना का आंदोलन है उसने भी एक माहौल बनाया है भाजपा के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि यही वो कारण है जिसके कारण बीजेपी लगातार कांग्रेस पर एक दबाव बना रही है कि वो ये कोशिश भी कर रही है कि कांग्रेस दबाव में या इस तरह की परिस्थितियां बने कि मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, क्योंकि इस समय जो माहौल है वो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है। अच्छा, नहीं, जिस तरीके से ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि भाजपा के सभी सांसद सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं, हालांकि बाद में उसका खंडन भी हुआ, तो जो बात आपने बिल्कुल ठीक है कि भाजपा को लगता है कि शायद अगर अभी मध्यावधि चुनाव होते हैं, कुछ महीनों के अंतराल में होते, तो निश्चित तौर पर वो इसका फायदा उठा ले पाएंगे, क्योंकि देश भर में जो आंदोलन यहाँ पर लगातार हुए हैं, सरकार के खिलाफ रहे हैं और लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां पर भाग लिया, तो भाजपा कहीं ना कहीं ये बढ़त लेने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसी भी खबरें आई थी कि यूपीए की जो बैठक वहां पर हुई थी कि यूपीए ने एक काट इसकी ढूंढी है। अगर माना ऐसा होता है, फिलहाल इसकी ये बात बहुत ज्यादा पुख्ता होती नहीं नजर आ रही, लेकिन ये खबरें थी अगर ऐसा होता है तो यूपीए ने पूरी कोशिश ये थी कि मध्यावधि चुनाव कराने की बजाय उन सीटों पर 114 सीटों पर जो भाजपा के जहां पर सांसद हैं वहां पर उपचुनाव करा दिया जाए। तब क्या स्थिति आपको लगती है कि क्या भाजपा को वहां पर अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है, बहुत बात की बात है, तो क्या भाजपा को वहां पर कुछ लाभ मिलेगा? क्योंकि भाजपा अगर सारी सीटें जीतती भी है तो भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा यहां पर नहीं होगा, लेकिन सीटें भाजपा की यहां पर कम होती हैं, तो उस स्थिति में भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, भाजपा कितने लाभ में यहां पर रहेगी और सरकार को लेकर लोगों के दिमाग में जो छवि बनी है सरकार की फिलहाल इन आंदोलनों के बाद, उस पर कितना असर पड़ेगा? नहीं दीपक, ये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगी, ये एक तरह से जोखिम ही है, क्योंकि आप देखिए आपको जनता को भी, आपको ये कोई शतरंज का खेल नहीं खेल रहे हैं कि आप जब मर्जी मध्यावधि चुनाव करा दें और जब मर्जी चुनाव लड़ लें, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है, वो जनता का ही पैसा होता है जो खर्च होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतना बड़ा जोखिम उठाएगी। तो वो ये पूरी अगर इस तरह के हालात भी बनते हैं तो मध्यवर्ती चुनाव नहीं, वो उसको तो और लाभ है, क्योंकि तब उसका विरोध करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी सदन में। तो मुझे लगता है कि चुनाव समय पर ही कांग्रेस चाहेगी कि समय पर ही चुनाव हो, तब तक वो चाहेगी कि जो 22 या 18 महीने का जो वक्त है इस दौरान वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेगी, और बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि वो इस तरह का माहौल बनाए, तब तक चाहे वो 18 महीने ही हो या 20 महीने ही हो, वो तब तक ये कोशिश करेगी कि कांग्रेस की छवि इतनी खराब हो जाए कि जब वो जनता के बीच में जाए तो उसको वोट मिले। नहीं, बिल्कुल आशीष, जैसा खंडूरी जी ने भी बताया कि लगातार अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है, लेकिन फिलहाल बनती नहीं दिखाई दे रही, दूर की बात है, लेकिन सोमवार को स्थिति साफ हो जाएगी कि वाकई में बीजेपी अपने रुख कदम से पीछे हटती है या वाकई में कोई नई रणनीति लेकर सदन में पहुंचती है। लेकिन फिर भी माना अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा वहां पर हो जाए और उसको यहाँ पर उसका मनोवैज्ञानिक एक तौर पर कह सकते हैं फायदा मिल सकता है, क्योंकि आंदोलनों में जो जनाक्रोश लोगों का फूटा था कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ था और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उसका यहाँ पर फायदा उठाया जाए। लेकिन बीजेपी को इसका फायदा तभी हो सकता है जब मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति आए। लेकिन अगर उपचुनाव होता है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं कि वाकई में उपचुनाव होगा या क्या मध्यावधि चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास भी ये अधिकार है कि अगर 20 महीने 1 साल से अधिक का वक्त बचा है और ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो चुनाव आयोग बाध्य नहीं है वहां पर मध्यावधि चुनाव कराने के लिए, यानी कि वहां पर उपचुनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दीपक, सियासी गलियारों में हालांकि कब क्या हो जाए ये हम कह नहीं सकते। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और सहयोगी प्रदीप सती, थोड़े देर से आए हैं प्रदीप आप, लेकिन मुझे लगता है दुरुस्त आए हैं। प्रदीप, क्या लगता है तमाम बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर चर्चा होनी थी इस मानसून सत्र में, लेकिन हंगामा हो रहा है 4 दिन से, बिलों पर चर्चा नहीं हो रही है। क्या हंगामा किसी समस्या का समाधान हो सकता है? बिलों पर चर्चा ज्यादा जरूरी है या पीएम का इस्तीफा ज्यादा जरूरी है? हंगामा ज्यादा जरूरी है या फिर समाधान ज्यादा जरूरी है? सती आशीष, देखिए कितनी बड़ी समस्या है। लगातार 4 दिन हो गए हैं और चारों ही दिनों के अंत में अगर हम लोग रिजल्ट निकाले तो सिर्फ यही निकला है कि भाजपा समेत तमाम एनडीए ने बोला कि कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को, इस सरकार को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पलटवार में चारों ही दिन सरकार ने कहा कि मनमोहन सिंह को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि दुनिया के इतिहास में भला ऐसा कब हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा गया हो। लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब ताबूत घोटाला हुआ था और तमाम दूसरे चीजों पर 18 दिन तक संसद नहीं चलने दी। उस वक्त इस कांग्रेस पार्टी को, उस वक्त इस सरकार को यह लग रहा था कि जनता
जनता के हित के मुद्दे वो उठा रही है और उन मुद्दों के समाधान के बिना वो संसद नहीं चलने देगी। लेकिन आज कांग्रेस का और आज यूपीए का बयान आता है कि भाजपा जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है, संसद नहीं चलने दे रही है। कुल मिलाकर हंगामा हो रहा है। आपने जो सवाल किया कि हंगामा ही मकसद है या फिर इसमें कुछ और भी होना चाहिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एनडीए और यूपीए और उसके साथ साथ तमाम जो दूसरे तीसरे दल हैं, उन सब लोगों ने इस संसद को अपना घर बना लिया है, जहां पर ये सिर्फ अपनी छोटे मोटे मामलों के लिए, जमीन जायदाद के लिए, पैसों के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए अपने लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देश की जो तमाम जनता है जिसने उन्हें यहां पर भेजा है, इस मानसून सत्र में तमाम बिल जहां पर पारित होने चाहिए थे, तमाम योजनाएं, तमाम नीतियां बननी चाहिए थी, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आशीष, सबसे बड़ी समस्या ये है और इसकी तह में कोई नहीं जाना चाहता है। आशीष। बिल्कुल प्रदीप, क्या लगता है आपको इस तरीके की व्यवस्था क्या लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक है? उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा या खराब होगा? कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। यहाँ पर विपक्षी पार्टियां भी इस तरीके से हंगामा करती हैं। इस तरीके के हंगामे आखिर हमें कहां ले जाएंगे? आशीष, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बुरी हरकत है, सबसे शर्मनाक हरकत है। और दुनिया का जो सबसे छोटा देश भी होगा, वहां लोकतंत्र अगर पनपने की स्थिति में होगा, आपने देखा होगा अभी तमाम अरब में क्रांतियां हुई हैं, तानाशाही के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल लोकतांत्रिक देश बनने की राह में कोशिश कर रहा है। तमाम दुनिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ हो रही है। उस वक्त में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास ये अपॉर्चुनिटी थी, उसका दायित्व था, उसका फर्ज था कि तमाम देशों को आईना दिखाता, तमाम दुनिया को आईना दिखाता, एक नजीर पेश करता। लेकिन आज उसने मजाक बनाकर, आप देखिए, मजाक बनकर रह गई है ये सारी चीजें। और तमाम लोग, जैसे कि नेपाल में भी यही सब हुआ, तो नेपाल में जो नेपाल के अवदस्त राजा हैं, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया राजशाही थी। तमाम देशों में यही सब हो रहा है। तो दुनिया में जितनी भी जगह पर लोकतंत्र की असफलता है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश को माना जाएगा। हमारी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो सबसे निष्पक्ष, पारदर्शी और इतनी साफ है, उसके बाद इतना गंदा रिजल्ट निकलता है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर, लोकतांत्रिक मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। दुनिया की सबसे बड़ी संसद, दुनिया के सबसे बड़े देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उस संसद में इतनी टुच्ची हरकत, इतनी छोटी हरकत करते हैं। जानते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे वो भाजपा कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार हैं। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो कितना बड़ा सवाल है आशीष, इसको सोचना पड़ेगा। यानी प्रदीप, एक गंभीर राजनीति फिलहाल भारत के लोकतंत्र से गायब होती नजर आ रही है। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, तमाम ऐसे मुद्दे थे, आसाम में हिंसा होती है, गुवाहाटी में शर्मनाक वारदात होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चर्चा होनी चाहिए थी, तमाम मुद्दे ऐसे थे। लोकपाल का बिल भी आने की संभावना जताई जा रही थी, उस पर भी चर्चा हो सकती थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी, काले धन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती थी मानसून सत्र के दौरान, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। क्या पीएम का इस्तीफा ले लेना ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ये तमाम बिल या तमाम मुद्दे अगर लोकतंत्र के मंदिर संसद में नहीं उठाए जाएंगे, यहां पर इनके लिए वक्त नहीं है, मानसून सत्र में इनके लिए वक्त नहीं है, तो आखिर कहां वक्त मिलेगा इसके लिए? देखिए, बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई सारे ऐसे अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। और निश्चित तौर पर यही वो मंच है जहां पर जन समस्याएं उठाई जाती हैं, जहां पर वो जनता का जो पैसा है वो कहां पर खर्च होना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक यहां पर लाए जाने हैं जिससे जन कल्याण की योजनाएं संचालित हो सके। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। और जहाँ तक आपने बात की कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्या वाकई में इसका समाधान है, जिसकी भाजपा मांग कर रही है, कह रहे हैं हम निर्णायक मोड़ तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि भाजपा का जो स्टैंड भाजपा ने ये लिया है कि पीएम के इस्तीफे नहीं होने तक वो अपने लगातार जो मांग कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे यही रणनीति रखती है कि अगर सरकार यहां पर दबाव में आ जाती है और माना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा दे देते हैं, तो उस केस में यहां पर भाजपा की निश्चित तौर पर जीत होगी। और यह साबित हो जाएगा कि जब प्रधानमंत्री के पास उसमें कोयला मंत्रालय था और प्रधानमंत्री इसमें सीधे तौर पर लिप्त थे, यानी कि अगर वो इस्तीफा देते तो सीधे तौर पर यह प्रधानमंत्री की और कांग्रेस की हार होगी। तो इसलिए कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी ऐसा स्टेप उठाना, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार वो विरोध कर रहे हैं, आज पूरे 3 मंत्रियों की फौज उन्होंने उतारी थी, इस पूरे मामले में सफाई दी थी, क्योंकि कोयला मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो शिवप्रकाश जायसवाल कोयला मंत्री वर्तमान में जो वो मौजूद थे, इसके साथ साथ कानून मंत्री सलमान खुर्शीद वहां पर मौजूद थे जो ऐसे मसलों पे कानूनी राय देते हैं। इसके साथ साथ वित्त मंत्री जो बजट की व्यवस्था करते हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश ये की कि तीनों मंत्रियों को सामने रखकर स्थिति स्पष्ट की जाए, सरकार की तरफ से पूरी सफाई वहां पर देने की कोशिश की गई थी ताकि लोगों के मन में ये विश्वास। दीपक, आप इस सफाई को किस तरीके से लेते हैं? क्या आपको लगता है सरकार यहां पर मुंह छुपाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन एक साथ चिदंबरम ने यह भी कहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ हैं, वो यानी पीएम साहब पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने बिंदुवार ये बना लिया है कि वो आंसर क्या देंगे पूरे मामले में। किस तरीके से लिया जाए इन 3 मंत्रियों की सफाई को?
नहीं, बिल्कुल देखिए, जहां तक सरकार की सफाई की बात है, तीनों मंत्रियों की फौज आज मैदान में उतरती है और तीनों ही अपने अपने वहां पर पक्ष वहां पर रखते हैं और लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश वहां पर करते हैं कि किस तरीके से इस आवंटन में सरकार का कोई घोटाला यहां पर नहीं हुआ है, कोई जनता के पैसे का कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। और जिस तरीके से जहां तक बात है सफाई की, जहां तक बात है आशीष, चिदम्बरम ने वहां पर बोला कि जो 57 कोल ब्लॉक आवंटित वहां पर हुए थे उसमें से सिर्फ एक में वहां पर खदान हुआ है, एक में से कोयला निकाला गया है, बाकी के जो 56 कोल ब्लॉक वो जमीन के अंदर ही, यानी कि वहां पर अभी खदान शुरू नहीं हुआ है। यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर कोल ब्लॉक आवंटित हो भी गए तो फिलहाल वहां पर कोई घोटाला नहीं हुआ है, वहां पर खुदाई हुई नहीं, यानी कि पैसे का नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। ठीक उसी तरीके से मुद्दा ये नहीं है दीपक, मुद्दा ये नहीं है कि कोल ब्लॉक में खदान वहां पर काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, आवंटन का मामला, आवंटित तो हो ही गए वो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, आवंटित तो होएगा निश्चित तौर पर, तभी तो मैं कह रहा हूं कि सरकार सफाई दे रही है और कहीं ना कहीं सरकार बचना चाहती है इस पूरे मामले पे। हालांकि बहस की वो पूरी बात कर रहे हैं और बहस में भी सारी चीजें सामने आएंगी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से तीनों ही मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर वहां पर बहस होगी तो सारी चीजें वहां पर सामने आएंगी। हालांकि बहस के लिए कांग्रेस सिर्फ इसलिए तैयार है, मुझे जो लगता है, क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ पर बहस के लिए तैयार नहीं होती तो सीधे तौर पर कांग्रेस की हार होगी। सीधा सवाल यहाँ पर कांग्रेस पर खड़ा उठ जाएगा, सीधा सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर खड़ा उठ जाएगा कि वहां पर कोयला घोटाला हुआ है और 1,86,000 करोड़ का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस इस वजह से भी बहस के लिए तैयार है कि अगर वो लोग बिना लड़े हारना नहीं चाहते। अगर हो सकता है कि बहस के बाद भाजपा वहां पर भारी पड़ जाए और कई सारे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना वहां पर मुश्किल पड़ जाए। यानी कि कांग्रेस ने बहस की इसलिए बात की है कि वो लोग लड़कर हारना चाहते हैं, अगर ऐसा हुआ भी है तो। लेकिन स्थिति वहां पर क्या थी वो तो बहस के बाद ही सामने आ पाएगी, क्योंकि कई सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां पर होंगी, कई सारे मुद्दे ऐसे निकलेंगे। अभी सिर्फ भाजपा और एनडीए ही विरोध कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि कई सारे ऐसे प्रश्न जब जवाब वहां से आएंगे तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, दूसरे जो दल हैं वो लोग उसका विरोध करेंगे, तो कई सारे सवाल वहां पर ऐसे आ सकते हैं, कई सारे मुद्दे ऐसे बाहर निकल सकते हैं जो कहीं जिसको लेके कहीं ना कहीं सरकार वहां पर घिर सकती है। और उसके बाद अगर सरकार घिरती है तो इसके बाद ये नहीं कहा जाएगा कि बिना लड़े ही कांग्रेस ने यहां पर हार मान ली। शायद एक ये वजह हो सकती है कांग्रेस बहस के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा को ये लगता है, जैसा आपने पहले भी कहा था कि 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, इतना बड़ा घोटाला हुआ था, डी राजा को इस्तीफा देना पड़ा था, जेल में वो गए थे, फिलहाल वो जमानत में भले ही बाहर है। कहीं ना कहीं भाजपा को लगता था कि ये राशि के मामले में उससे भी बड़ा घोटाला है, वो 1,76,000 करोड़ समथिंग का घोटाला था, ये 1,86,000 करोड़ का घोटाला है। तो निश्चित तौर पर भाजपा को लगता है कि इस घोटाले में जब तक जांच होगी, जब तक सारी चीजें कोर्ट में चलती रहेंगी, तब तक किसी एक मंत्री की बलि यहां पर ले ली जाए और उसका इस्तीफा ले लिया जाए और इसको जनता के बीच में जाकर इस बात को कहा जाए कि वो लोग गलत थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। और निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को आपको वोट नहीं देना चाहिए और पूरी कोशिश भाजपा की यही रहेगी कि 2014 के चुनाव में इस मुद्दे को पूरा का पूरा बुनाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर डिफेंड कर रही है, बहस के लिए तैयार होने की उन्होंने बात कर दी है, उसके बाद भाजपा भी अपनी जगह पर अड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बहस होती है उसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा। आशीष। बिल्कुल दीपक, और एक चीज और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, जब तीनों मंत्री एक साथ बैठे हुए थे, तीनों ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है। जिस तरीके से हमने कल भी ये दिखाया था कि जो नियमावली थी वो उस वक्त तक तैयार नहीं हुई थी, साथ ही साथ खदानें बांटने के बाद ही नीलामी की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, ये भी एक बड़ा सवाल था जिस पर वो चुप हो गए थे। आज पूरे उस कॉन्फ्रेंस में सफाई नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि तमाम ऐसे मुद्दे अब भी है जिसको सरकार जान रही है कि इन मुद्दों पर वो हल्की पड़ सकती है और बीजेपी भारी पड़ सकती है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आशीष ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हम पिछले घोटाले की अगर बात करें, 2G स्कैम की बात करें, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था जब डी राजा वहां पर दूरसंचार मंत्री थे। उन्होंने 1 घंटे यानी कि दोपहर में 2008 में 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक 1 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया करने की उन्होंने बात की थी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया था और कुल 1648 करोड़ का ड्राफ्ट वहां पर जमा करने की बात की थी। यानी कि उसमें जो कंपनियां पहले से ही तैयार थी उन्होंने सारी तैयारियां की गई थी और कुछ जो कंपनियां पहले से तैयार नहीं थी, जिनको पता था कि मंत्री ऐसा फैसला ले सकते हैं, ये मंत्रालय ऐसा फैसला ले सकता है, उन कंपनियों को वहां पर वो सारी चीजें नहीं मिल पाई। लेकिन जो कंपनियां कहीं ना कहीं मिली भगत वहां पर थी, जो कंपनियों को पहले ही इस बात की जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है, उन लोगों ने पहले से अपनी पूरी तैयारी की थी और निश्चित तौर पर उनको 2G स्पेक्ट्रम दिया गया। लेकिन अभी की बात करें, इस मामले की बात करें, इस मामले में भले ही आज सफाई की हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आज एनडीए पर भी हमला करने की उन्होंने कोशिश की है कि यूपीए 2 सरकार ने उसी नीति का पालन किया जो एनडीए सरकार ने इससे पहले अपनाई थी, यानी कि उसी का अनुसरण किया। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर सारा का सारा जो दोष है वो मर दिया है एनडीए सरकार पर। लेकिन माना अगर वही नीति थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नीलामी की प्रक्रिया तो वहां पर अपनाई जानी चाहिए थी। क्यों आपने बिना नीलामी के यहां पर कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर कोई जवाब वहां पर नहीं आया है और कई सारे और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना इनके लिए इनको भारी पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर बहस की तो उन्होंने बात की है, लेकिन पूरी तैयारी की भी वो बात करें। लेकिन जब सदन के पटल में बहस होगी, अगर विपक्ष वहां पर तैयार होता है बहस करने के लिए, तो निश्चित तौर पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ पाएंगी और निश्चित तौर पर चेहरा बेनकाब हो जाएगा वाकई में कि इसमें घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था। आशीष। बिल्कुल, और प्रदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप,
आज 3 मंत्री सफाई देने के लिए सामने आते हैं। सलमान खुर्शीद आते हैं, कानून मंत्री, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी आते हैं और कोयला मंत्री शिव प्रकाश जायसवाल भी आते हैं। इस तरीके की सफाई देने की जरूरत पड़ जा रही है यूपीए 2 के मंत्रियों को। आपको लगता है कि ये सफाई एक तो बीजेपी के नेताओं के लिए राहत भरी होगी, या ये कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के लिए काफी होगी, वो शांत हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरे, इस तरीके की सफाई देने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? इस तरीके की सफाई दे रहे हैं यूपीए 2 के नेता, दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, आखिर इस सफाई को हम किस तरीके से लें? आशीष, देखिए, जिन 3 मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, तो यूपीए पार्ट 2 में ये तीनों मंत्री लगातार सफाई ही देते रहे हैं पिछले कई समय से। श्री प्रकाश जायसवाल को अगर थोड़ी देर के लिए किनारे भी कर दें तो पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद तो हर दूसरे दिन किसी न किसी मुद्दे पर सफाई देते ही रहते हैं। असली सवाल यही है जो आपने कहा कि सफाई देने की जरूरत क्यों आई, और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि भाजपा को इससे कितना फायदा होगा। मैं समझता हूं कि सफाई देने की इसलिए आपको जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप नीतिगत फैसले लेने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपका हर एक पैतरा गलत पड़ रहा है क्योंकि वो बिना किसी तैयारी के है। आपके मन में खोट है, आपके मन में शंका है, क्योंकि आप जिन चीजों को आप कर रहे हो, आप नियमों को ताक पर रखकर कर रहे हो। जैसे कि आप दीपक भी कह रहे थे कि भाई जब आपके पास नीलामी का प्रावधान है तो आपने नीलामी नहीं की। और आप ताज्जुब की बात देखिए, अगर कोयला घोटाले की हम बात करें तो शिबू सोरेन को पहले कार्यकाल में कोयला मंत्रालय दिया गया था और शिबू सोरेन के पास ये मौका था कि इस समय वो नीलामी प्रक्रिया को अपनाते, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला की संभावना झारखंड में थी। भले ही कोयला संघीय सूची का विषय हो संविधान में, लेकिन संविधान में संघीय सूची का विषय हो कोयला दूसरे खनिजों के बजाय, लेकिन फिर भी इसकी रॉयल्टी का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को जाता है। अगर वहां पर शिबू सोरेन चाहते तो शिबू सोरेन अपने राज्य हित में ये सब चीज कर पाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना नीलामी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए कोयला आवंटन इस तरह से कर दिया। तो इसमें साफ आप सवाल क्या, इसमें सवाल यही उठता है कि साफ साफ आपको अपने स्वार्थ नजर आए होंगे, आपने किसी कंपनी से पैसा लिया होगा और उसके बाद आपने ये सब दिया। रही बात भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होने की या न होने की, तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी किरकिरी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए 4 दिन से यही राग अलाप रही है कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दें, मनमोहन सिंह इस्तीफा दें, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि मनमोहन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा। मनमोहन सिंह का अगर इस्तीफा होगा तो पूरा ध्रुवीकरण, जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, पूरा ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ, यूपीए की तरफ होगा जनता का आम चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि तमाम उसके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने तो बकायदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि अंबानी को मुफ्त में कोयला आवंटन करने दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाना चाहती है, कांग्रेस अपने आप को बचाना चाहती है। दोनों ही लोग ये बात जानते हैं। कल सोनिया गांधी ने भी कहा कि आक्रामक हो जाइए, और आज इसी फहरिस्त में तीनों मंत्रियों ने सामने आकर के मीडिया के सामने सफाई दी। तो और पी चिदम्बरम तो इतनी बड़ी बड़ी बात आज कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बात करने का मौका नहीं दे रही है, तमाम चीजें दे रही है। लेकिन इनके इसके पीछे का जो गेम है हम सब लोगों को वो समझना पड़ेगा, और वो यही है कि किसी भी तरह से ये सत्र निपट जाए। 2-4 छोटे मोटे बिल जो कि एक ही मिनट में 17-18 बिल यहाँ पर पास हो जाते हैं, और इतने सालों से लोकपाल बिल और काले कानून को लेकर या तमाम राइट टू फूड बिल अभी अटके पड़े हैं। तो ये मंशा सरकार की अभी तक किसी की समझ में नहीं आई। इसमें साफ साफ है कि सरकार और विपक्ष दोनों, आपको लगता नहीं है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों एक विरोध कर रहा है, वो भी मुझे औपचारिकता लगता है, और एक सफाई दे रहा है, वो भी औपचारिकता लगता है? जब आपकी जो कार्यप्रणाली हो, औपचारिकताएं हो जाए, तो कितनी सहज रह जाएंगी और कितनी गंभीरता रह जाएगी राजनीति में? आशीष, देखिए, इस बार जो कोयला वाला प्रकरण आया उसके बाद तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है कि भाजपा, कांग्रेस, लेफ्ट से लेकर तमाम दूसरे दल, जिसके भी हाथ मौका आया उसने उस मौके को दोनों हाथों से भुनाया, और तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर कॉर्पोरेट्स के पक्ष में लामबंदी करने की कोशिश की, सफल भी हुए उस सब में। वो बाद में सीएजी की रिपोर्ट के बाद में इतना मीडिया के द्वारा मामला सामने लाए जाने के बाद भले ही इतना बड़ा स्कैम खुला, लेकिन इससे राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक दलों की एक तय धर्मिता क्लियर हो गई, उनकी निष्ठा क्लियर हो गई कि उनकी निष्ठा जनता के प्रति नहीं है। रही बात राजनीति के गंभीर होने की, तो आप देखिए कि राजनीति की गंभीरता इस देश में किस हद तक गिर चुकी है। राजनीति को लेकर कोई आम व्यक्ति से अगर आप बात करो तो आम व्यक्ति कहता है आई हेट पॉलिटिक्स। एक आम आदमी का ये जुमला होता है, जबकि उसके
जिंदा होने से लेकर मरने तक, उसके पैदा होने से लेकर उसके खाने पीने तक सब कुछ राजनीति तय करती है। उसके बाद भी वो राजनीति में नहीं जाना चाहता, राजनीति में रुचि नहीं लेना चाहता, वोट नहीं डालना चाहता। तो जो पिछले 50-60 साल से जो राजनीतिक पुनर्जागरण हमारे देश में होना चाहिए था, जेपी के आंदोलन के बाद, जो जेपी के आंदोलन के दौरान जिसने थोड़ा जोर पकड़ा, हिलोरे मारी, लेकिन वो लहरें वापस किनारे से लौटकर उसी महासमंदर में वापस चली गई है, उसी दलदल में चली गई है। और निसंदेह यहाँ पर एक सवाल उठता है कि राजनीति अगर इतनी अपनी गंभीरता खोती रहेगी तो फिर कौन मालिक होगा इन सब चीजों का? आशीष। बिल्कुल प्रदीप, चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है सोमवार को सर्वदलीय बैठक होनी है, उसके बाद ये तय होगा कि सदन चल पाएंगे या नहीं? सोमवार को क्या हो सकता है, कोई नया सूरज निकलेगा? आशीष, ये इस देश की परंपरा रही, ये तो अब एक रस्मी कार्यक्रम हो गया है जो सर्वदलीय बैठक। हर एक बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है। उस बैठक में उसके बाद सारे राजनीतिक दल कैमरे के सामने, अखबारों के सामने कहते हैं कि इस बैठक में ये सब हुआ है कि कल हम लोग बहुत अच्छे से संसद को चलाएंगे, देश हित की बात करेंगे। और अगले दिन बहस शुरू नहीं होती है, वहीं पर वो दल वॉकआउट कर देते हैं, कहते हैं जब तक ये बातें नहीं होंगी सदन नहीं चलने दिया जाएगा। फिर से एक बार सर्वदलीय बैठक होती है, फिर से यही सब होता है कि हम देखेंगे, और उसके बाद फिर ये लगातार ये दौर चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। यही होगा, 2-3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बहस होगी, तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं वो भानुमति के पिटारे में बंद हो जाएंगे, और फिर से यही क्रम, ये मीटिंग पर मीटिंग, सर्वदलीय बैठक, और उसके बाद फोटो खिंचाने की जो रस्म है वो होती रहेगी। मीडिया को भी ये सब मसाला मिलता रहेगा। आशीष। बिल्कुल प्रदीप, एक झुंझलाहट सी हो रखी है, एक खिन्नता हो जाती है। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, वक्त अब हमारे पास सिमट रहा है, बंदिशें हैं हमारे पास, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है? प्रदीप मानते हैं कि ये रस्मी प्रक्रिया होगी, सर्वदलीय बैठक की बात बेमानी हो रखी है आजकल की राजनीति में। सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दीपक, आपको लगता है सर्वदलीय बैठक के बाद कोई रास्ता निकल पाएगा? नहीं, देखिए आशीष, अभी तक भाजपा का जो स्टैंड रहा है उसको लेके देख के तो नहीं लगता कि सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में भाजपा की भी किरकिरी हो, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं बहस हो, जनता भी चाहती है वहां पर बहस हो, तो कई सारे मुद्दे वहां पर निकल के सामने आएंगे, कई सारे पॉइंट सामने आएंगे। और जो मोटा लोग इस पूरे घोटाले के बारे में जानते हैं या जो रिपोर्ट वहां पर पेश हुई, तो लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी बारीकी वो जाने, और निश्चित तौर पर अगर वहां पर बहस होगी तो सारी बारीकियां वहां पर निकल कर आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर सोमवार को ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि भाजपा कहीं ना कहीं बहस के लिए वहां पर तैयार हो जाए। हालांकि बहस के दौरान भाजपा के जितने भी सांसद वहां पर रहेंगे वो तीखे हमले वहां पर करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, तो उसको लेकर हंगामे के आसार वहां पर लगते हैं। लेकिन फिलहाल लगता है कि सोमवार को स्थिति कुछ बात बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाजपा के सामने, क्योंकि यूपीए 2 का जो पूरा कार्यकाल रहा है, इसमें भाजपा एक मौजूद विपक्ष की भूमिका कहीं पर भी नहीं निभा पाई है, और कहीं पर भी कांग्रेस पर वो बहुत ज्यादा हमलावर नहीं रही। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी लगता है कि 20 महीने हैं, चुनाव होने में तकरीबन 20 महीने का वक्त है। ऐसे में जो 3 साल का तकरीबन पूरा का पूरा सूखा है, वो लोग आक्रामक रूप वहां पर नहीं अपना पाए, वो लोग वहां पर सरकार पर हमले नहीं कर पाए। भाजपा ये भी चाहती है कि पूरा का पूरा सूखा अभी खत्म कर लिया जाए और इस पूरे मानसून सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाए, ताकि जनता को भी लगे कि अगर वो लोग विपक्ष में भी बैठे हैं तो क्या उन्होंने वहां पर हंगामा किया। शायद भाजपा को लगता है कि वहां पर हंगामा करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन जनता ये चाहती है कि वहां पर बहस हो, वहां की बारीकियां वहां पर निकल कर आए, ताकि उनको भी पता चले कि वास्तविक स्थिति हुई क्या है। क्योंकि वास्तव में पैसा जनता का ही था, उन्हीं की जेब से गया है, जो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने में जाने की बजाय निजी कंपनियों की जेब में चला गया। तो जनता ये सारी चीजें जानना चाहती है। तो निश्चित तौर पर लगता है कि सर्वदलीय बैठक में कोई ना कोई बात बन सकती है। देखना यह होगा कि भाजपा अपने स्टैंड पे कायम रहेगी या नहीं रहेगी। आशीष। बिल्कुल दीपक, चलिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप, आप भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा के दौरान जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका भी और प्रदीप आपका भी। यकीनन सवाल यहां पर पैदा होता है कि सर्वदलीय बैठक क्या रस्मी बैठक रहकर हो गई है, सर्वदलीय बैठक क्या महज औपचारिकता भर रह गई है? 4 दिन हो गए हैं, संसद लगातार स्थगित हो रही है, तमाम बिल ऐसे हैं। हम ये सोच रहे थे कि मानसून सत्र जब शुरू होगा तो उसमें असम में हुए हिंसा पर भी चर्चा होगी, लोकपाल पर भी चर्चा होगी, काले धन को भी लेकर चर्चा होगी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश के तमाम राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बीजेपी पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और वहीं यूपीए 2 की सरकार लगातार अपने ऊपर आरोपों को जो लगे हैं उनसे इनकार कर रही है। हम सोच रहे थे राजनीतिक सुधार के बारे में एक कदम आगे बढ़ेगा हमारा देश, लेकिन लगता है कि कोयला खदानों में बैठकर अब हमारे राजनेता राजनीतिक सुधार की कोशिश करने लगे हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।